प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अरविंद पब्लिक स्कूल के इस YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, पठन पाठन और पढ़ने पढ़ाने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा से पढ़ाई का नुकसान होगा। तो मैं जानना चाहूँगा, कैसे हैं आप? अरे वाह, बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ और एनर्जेटिक। बिल्कुल यही जवाब होना चाहिए। ये जवाब सकारात्मकता है और उत्साही दिखा रहा है आपको। तो विद्यार्थियों, हमें बहुत खुशी है कि आपका सहयोग, स्नेह इस चैनल को मिल रहा है। आप सभी अध्यापकों के वीडियो लगातार देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और इन वीडियो की विषय वस्तु से लाभ भी उठा रहे हैं। बहुत बहुत खुशी है। आप इसी प्रकार से सहयोग और स्नेह बनाए रखें। हमारे विद्यालय के जो पुराने विद्यार्थी हैं, उनका जुड़ाव भी अरविंद पब्लिक स्कूल से और यहाँ के अध्यापकों से रहा है। वो भी अपने स्नेह सिंचित भाव और अपनी अभिव्यक्तियाँ व्यक्त करते रहे हैं। उनका सहयोग भी, स्नेह भी इस चैनल को मिलता रहा है और आज वो सफलता के कई पड़ाव पार कर चुके हैं, सफलता के मुकाम पर है। हमें उनकी ये सफलता गर्व की अनुभूति दिलाती है और सफलता की हम ये शुभकामना करते हैं कि वो सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे और इसी प्रकार से हम उन पर गर्व करते रहें। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने गुणवाचक विशेषण और संख्यावाची विशेषण पढ़े थे। आज हम शेष रहे विशेषण पर बात करते हैं। तो ये विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा, नाप तोल, कि जिन वस्तुओं का व्यवहार हम नाप तोल कर करते हैं, जिनका उपयोग हम तोल और नाप से करते हैं, उन्हें परिमाण कहते हैं। और परिभाषित रूप में हम कहें तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनका विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अब द्रव्यवाचक से आपको याद दिला दूं कि द्रव्यवाचक मतलब है पदार्थ बोधक, जैसे कि तेल, घी, दूध, चीनी, चाय, गेहूं। इस प्रकार से जो वस्तुएं हम नाप तोल करके लेते हैं, जो द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, उसके लिए ये जो विशेषण प्रयुक्त होता है। और परिमाणवाचक शब्द है लीटर, मीटर, किलो, सेर, पुरानी नाप है सेर, क्विंटल, मण, तोला, रत्ती, एकड़, बीघा, टन इत्यादि। अब उदाहरण रूप में समझे कि पहलवान प्रतिदिन 3 लीटर दूध पीता है। बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। यहां पर देखिए, दूध ये है द्रव्यवाचक संज्ञा और इसके आगे इसका परिमाण बता रहा है 3 लीटर। यहां पर 3 निश्चित परिमाण को बता रहा है। लीटर परिमाण है और 3 उसकी निश्चित संख्या को बता रहा है। उसी तरह बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। सारा कितना भाई? कटोरी में रखा हुआ था उतना पी लिया, या भगोने में रखा हुआ था उतना पी लिया। अब वो कितना था? आधा लीटर, 1 लीटर, ठीक है। तो यहां पर हुआ सारा शब्द है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आप समझ गए हैं कि जिस प्रकार से संख्यावाची विशेषण में 2 प्रकार से संख्या बनती थी, 2 प्रकार से संख्यावाचक विशेषण बनते थे, निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची, वैसे ही परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण बनते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक को हम उदाहरण से समझते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले जो शब्द है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
इस प्रकार से कि श्याम 10 किलो चीनी लाया। 10, ठीक है, ये निश्चित संख्या, निश्चित परिमाण 10 किलो। उसकी 5 एकड़ जमीन बिक गई, 5 एकड़। और हरि को 1 तोला सोना उपहार में मिला। वाह भाई वाह, अब सोना मिला 1 तोला, खुश होने की बात है ना, वो भी उपहार में। तो ये तोला सोने की जो माप है, उसके आगे एक निश्चित संख्यावाची। गोदाम में 10 मण अनाज रखा है। मण 40 शेर हुआ करता था, तो 10 मण अनाज रखा है। ये निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हुए। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, वस्तु की मात्रा है वो निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी। इसी आधार पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बने। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को व्यक्त करने वाले, बतलाने वाले जो शब्द है, कम, अधिक, थोड़ा, सारा, ढेर सारा, तनिक, जरा सा, टनो, मनो, कई किलो। अब उदाहरण के द्वारा इस अनिश्चित परिमाणवाचक को हम समझते हैं कि गोदाम में रखा सारा अनाज सड़ गया। गोदाम बहुत बड़ा होगा, खूब सारा अनाज रखा होगा, लेकिन निश्चित मात्रा यहां हमें ज्ञात नहीं हो रही है। अनिश्चित मात्रा का जो बोध करा रहा है वो शब्द है सारा। ये सारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। उसी तरह से थोड़ा नमक दीजिए। भाई दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, नमक की मात्रा कम लगी, थोड़ा मांगा। अब उस थोड़ा जो दिया गया है उसको माप सकते हैं, ग्राम में माप सकते हैं, कितना ग्राम है। तो यहां पर ये थोड़ा है, परिमाण की अनिश्चित मात्रा बता रहा है। दूध में कम ही पानी मिला है, अब कम है, ठीक है, ये पानी के अनिश्चित परिमाण को बता रहा है। अरे वह तो ढेर सारा मक्खन चट कर गया। भाई ढेर सारा, जितना था, ठीक है, खूब, जितना नहीं खाना चाहिए था उतना खा लिया, तो ढेर सारा। यहां पर ढेर सारा मक्खन के अनिश्चित परिमाण को बता रहा है। इस इमारत के निर्माण में टनों लोहा भी लगा है। यहां पर टन के आगे यदि कोई संख्या रख देते तो वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, लेकिन टन उस पर ओ की मात्रा लगा करके हमने कहा टनों। मैं कई किलो फल लाया हूं, कई किलो, ठीक है। अब कितने किलो है इस परिमाण की हमें पता नहीं है, इस परिमाण का हमें बोध नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुए। अब थोड़ा भ्रम या कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये जो कम, अधिक, थोड़ा, सारा, सब, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, ये शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में भी रहते हैं और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी रहते हैं। तो दोनों में किस प्रकार से अंतर किया जाए। बहुत सी परीक्षाओं में, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, कौन सा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दोनों ही शब्द इस प्रकार से जब आ जाए तो कैसे भेद करें, इसे हम देख लेते हैं। ये बात ध्यान दिए जाने लायक है। अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में हम किस प्रकार से अंतर करें, जबकि दोनों में ही समान प्रकार से थोड़ा, कम, अधिक, ज्यादा, इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है, इनका विशेष्य गिनने योग्य होता है, अर्थात जिनको हम गिनकर व्यवहार में लाते हैं वह अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, और इनका जो विशेष्य है वो नाप तोलने योग्य होता है। नाप तोल कर परिमाण रूप में इसका व्यवहार किया जाता है। जैसे कि हम कहें अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है,
इस प्रकार से उसके उदाहरणों से दोनों को उदाहरण को हम तुलनात्मक रख करके देखते हैं कि आकाश में कम पतंगे उड़ रही है, ठीक है, पतंगे बहुत कम उड़ रही है। अब कम जो शब्द है वो पतंगों के लिए प्रयोग हुआ है, पतंगों की अनिश्चित संख्या बता रहा है। अब यहां पर हम देखें कि दाल में कम नमक है, दोनों जगह कम प्रयोग हो रहा है, यहां पर कम पतंगे, यहां पर कम नमक। पतंगों के लिए जो कम शब्द है वो उनकी अनिश्चित संख्या बता रहा है, और नमक के आगे जो कम शब्द प्रयोग हुआ है वो नमक की अनिश्चित मात्रा बता रहा है। तो मूल अंतर आपको ये ही ध्यान में रखना है कि अनिश्चित परिमाणवाचक का जो विशेष्य है उसे हम नाप तोल करके व्यवहार में लाते हैं, और संख्यावाची जो है उसे गिन करके व्यवहार में लाते हैं। आज थोड़े ही बच्चे आए हैं, बच्चों के लिए जो शब्द है थोड़े अनिश्चित संख्या बता रहा है, थोड़ा आटा मांग रहा है। अब आटे के लिए जो शब्द आया है थोड़ा, ये इसके परिमाण को, आटे के परिमाण को बता रहा है। इसी तरह सारी किताबें पढ़ ली, मैंने सारी किताबें पढ़ ली, किताबों के लिए सारी शब्द आया है, और ये सारी किताबों की अनिश्चित संख्या बता रहा है, इसलिए ये सारी यहां पर तो हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यहां सारी मलाई वह खा गया, तो सारी शब्द है ये मलाई के लिए आया है, ये मलाई के परिमाण को बता रहा है। मलाई का जो उपयोग है तोल कर माप कर उसे बेचा खरीदा जाता है। तो यहां पर हमने ये देखा। वैसे ही इस वाक्य की ओर ध्यान दें कि बहुत सी कहानियां हम कभी भूल नहीं सकते। यहां पर कहानियों के लिए जो शब्द आया है बहुत सी, ये उनकी संख्या बता रहा है, अनिश्चित संख्या बता रहा है। अब इसको ही इस प्रकार से प्रयोग कर लेते हैं कि बहुत सी सब्जी बिना बिके रह गई। सब्जी विक्रेता है, उसकी बहुत सी सब्जी है, वो बिना बिके रह गई। तो ये बहुत सी शब्द सब्जी के लिए आया है, और ये सब्जी ये इसके परिमाण को बता रहा है। सब्जी को हम माप कर तोल कर खरीदते हैं, बेचते हैं। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि कुछ किलो या कुछ केले लेकर के आया, तो यहाँ पर कुछ केले का मतलब है उसकी संख्या। केले या संतरे या सेब ऐसी है कि इन्हें बेचकर, ये तोल करके भी और संख्या के आधार पर भी इन्हें खरीदा बेचा जाता है। तो कुछ केले लेकर आया, यहाँ पर जो कुछ शब्द बनेगा ये केलों के लिए तो प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसकी अनिश्चित संख्या बता रहा है। अब यहाँ कहीं मैं कुछ किलो केले लेकर आया, किलो शब्द आ गया, ठीक है, गौर कीजिए, किलो शब्द आ गया, कुछ किलो केले लेकर आया, तो ये कुछ किलो शब्द है वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। कुछ सेब लाया, कुछ सेब लाया अर्थात कि 2, 4, 5 संख्या बता रहा है, तो यहाँ पर कुछ है वो संख्यावाची विशेषण हुआ। और कुछ किलो सेब लाया, तो यहाँ पर कुछ किलो है अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण हुआ। तो आप समझ गए होंगे परिमाणवाचक विशेषण को, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और इन दोनों में मुख्य अंतर को। अब हम पढ़ेंगे आगे विशेषण सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इस विशेषण पर सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि ये हमें भ्रमित कर देते हैं। जब वाक्य दिया हुआ हो और हमसे प्रश्न पूछा जाए कि ये किस प्रकार का इसमें विशेषण है या सर्वनाम है, और हमें लगता है कि इसमें तो सर्वनाम हो सकता है क्योंकि सर्वनाम शब्द है, पर वहाँ हम सही नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमें देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं वाक्य में और उसकी विशेषता बताए या उसकी ओर संकेत करे, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। होते सर्वनाम शब्द ही है, यह है वह है, पढ़ चुके हैं आप, इस उस कोई किसी कौन क्या जो जिस, सर्वनाम शब्द है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। लेकिन जब ये ही सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में संज्ञा से पहले आ जाते हैं और उस संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, या फिर उसकी कोई विशेषता बता रहे हैं, तब वो सर्वनाम शब्द विशेषण बन जाते हैं। कौन सा विशेषण बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं या फिर संकेतवाचक विशेषण बन जाते हैं। उदाहरण देखिए, इस गेंद को मत पकड़ो। यहां पर जो इस शब्द है ये सर्वनाम है,
लेकिन गेंद से पहले आया है और गेंद शब्द जो है वह संज्ञा है, इसलिए इस शब्द सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह लड़का मेरा भाई है, संकेत कर रहा हूं, वह शब्द है सर्वनाम और लड़का शब्द है संज्ञा। तो लड़का संज्ञा से पहले जब वह शब्द प्रयोग हुआ तो ये वह सार्वनामिक विशेषण बन गया। वैसे ही उस घर में हम रहते थे, तो घर संज्ञा शब्द और उस सर्वनाम शब्द, संकेत करते हुए कह रहा है। तो यहां पर संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आ गया तो ये बन गया सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। यह गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। अब गाड़ी, ठीक है, संज्ञा और उससे पहले आ गया यह शब्द, तो यह शब्द हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब इस अंतर को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि आप यह न कहें कि यह वह ये शब्द आ गई ये सर्वनाम है। जब इस प्रकार से प्रयोग हो रहे हो, संज्ञा के साथ आए, तब वो सर्वनाम न रह करके विशेषण हो जाते हैं। तो देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वहां पर संज्ञा नहीं आ रही है, संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं सर्वनाम शब्द। अकेले आए हुए हैं तब तो वो कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे उदाहरण से समझिए, देखो कोई रो रहा है, यहां पर जो ये कोई शब्द है सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पता नहीं चल रहा हमें कौन रो रहा है, किस संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द आया है, इसलिए इस वाक्य में ये कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वैसे हम कहें ये सर्वनाम जब संज्ञा के साथ आ जाता है और उसकी विशेषता बताता है तब वो बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। इसी उदाहरण को हम देखें कि देखो कोई बच्चा रो रहा है, यहां पर कोई शब्द है सर्वनाम और उसके बाद में आ गया बच्चा, यह है संज्ञा। तो संज्ञा से पहले कोई शब्द प्रयोग हुआ तो यहां पर यह बन गया है सार्वनामिक विशेषण। समझ गए होंगे आप कि सर्वनाम शब्द जब वाक्य में अकेले आए तो वह सर्वनाम कहलाते हैं और संज्ञा से पहले आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि जो शर्ट मैंने खरीदी थी वह भाई ले गया। अब जो सर्वनाम है और संज्ञा है शर्ट, शर्ट से पहले जो का प्रयोग किया, ठीक है, तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। कौन? अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक जी संज्ञा है, कौन शब्द आया सर्वनाम है और संज्ञा से पहले कौन प्रयोग हुआ, तो ये कौन क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। जिस आदमी को आप पीट रहे हो वो चोर नहीं है, तो आदमी से पहले प्रयोग किया जिस, तो ये जिस यहां पर सर्वनाम नहीं रहा, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो आप समझ ही गए होंगे कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। गौर कीजिएगा, संज्ञा से पहले आ जाए तब वो बन जाता है विशेषण। मैं आपके लिए अब क्या लेकर आऊं, क्या वस्तु लेकर आऊं, क्या लेकर आऊं इतना कहूं तब तो हो जाएगा सर्वनाम। क्या वस्तु लेकर आऊं, वस्तु संज्ञा, उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, तो यहां पर एक क्या शब्द हो गया? सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषण का हमारा जो अंतिम भेद है, व्यक्तिवाची विशेषण, किस प्रकार से है देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप जानते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के नाम का बोध कराती है, एक की बात कहती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले जो शब्द होते हैं, जो किसी दूसरी ये सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक विशेषण। किस प्रकार से? आप देख लीजिए कि भारत देश का नाम है, नाम आ गया, एक ही है संसार में, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नागौर किसी नगर का नाम है, एक ही है, ठीक है, ये स्थान है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
अब इनमें यदि हम प्रत्यय लगाते हैं तो जो शब्द बनते हैं और वो बनने वाले शब्द है वो किसी अन्य की बात करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो शब्द बन जाते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे भारत में ईय प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है भारतीय। नागौर में ई प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है नागौरी। तो उदाहरण देख लीजिए, भाई बीकानेर में रहते हैं हम, और बीकानेरी रसगुल्ला भुजिया देश भर में प्रसिद्ध है, देश भर में। तो यहां बीकानेर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, और उसमें प्रत्यय लगा करके शब्द बना बीकानेरी, और ये विशेषता बता रहे हैं रसगुल्ले और भुजिया दूसरी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। नागौरी बैल खरीद कर लाए हैं, ठीक है, कहने में गर्व की बात आ रही है, भैया नागौरी बैल खरीद कर लाए हैं, तो ये बैल, ठीक है, नागौर के प्रसिद्ध है, तो इसलिए नागौर व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम भारतीय नेक दिल है, भारत के इंसान, भारत के सभी लोग। जापानी खिलौने कंप्यूटर से संचालित होते हैं, जापान व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रत्यय लगाकर बनाया जापानी। लखनवी अंदाज में अपनी बात कही, लखनऊ का अंदाज निराला, तो लखनवी अंदाज। बीकानेरी संस्कृति सबसे निराली गर्वीली हम सबको प्यारी, तो यहां बीकानेर की संस्कृति की ये विशेषता बताइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए शब्द जो उस के दूसरी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कश्मीरी शॉल, कश्मीरी सेव, बनारसी साड़ी, मद्रासी पान। तो आप समझ गए विशेषण और उसके भेदों को। अब इन पर आधारित जो प्रश्न हैं वह किसी और वीडियो लेक्चर में हम साझा करेंगे आपसे। बस विदा से पहले यह कहना चाहता हूं कि सफलता मिलती है, अवश्य मिलती है। 3 बातें ध्यान में रखें। एक, पक्का इरादा, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।